अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक। नाज़रीन, अमरीका और ईरान का तसादुम अब बाकायदा एक इलाकाई जंग का रुख इख्तियार करता दिखाई देता है। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद अब यमनी हौसियों ने भी सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया है। अगरचे आलमी सालिसों की जानिब से 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ भी सामने आई, लेकिन ईरान का खदशा है कि एक बार फिर अमरीका इस बहाने सिर्फ खित्ते में नया असलहा इकट्ठा करेगा। तो इसी कशीदगी के बीच ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुँचे। क्या वो कोई ख़ास पैगाम लेकर आए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान शदीद मुतासर हो रहा है। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट और केपी में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 5 से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि पेशावर और चारसद्दा की बात करें तो वहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में किन मसनून दुआओं का अहतमाम किया जाए और शरीयत की रोशनी में रिज़्क़े हलाल, इस्तग़फ़ार और सिला रहमी के ज़रिए घरों में बरकत और सुकून कैसे लाया जाए, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को बताएंगे कि मुफ्त तालीम और स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने कैसे अप्लाई करना है। नौजवानों में कैल्शियम की बढ़ती हुई कमी और सप्लीमेंट्स के रुझान पर भी माहिरीन की राय जानना ज़रूरी है। और सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी के उस एतराफ़ पर बात होगी कि बीवी की कामयाबी और शोहरत शौहर के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस क्यों बन जाती है। तो आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब और बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो ईरान अमरीका जंग के हवाले से 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि सामने आई हैं। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुँचे। यमनी हौसियों ने सऊदी अरब की नाकाबंदी का ऐलान किया है। इसके साथ साथ 10 रोज़ा जंगबंदी की कोशिशें भी जारी हैं। ईरानी क़यादत का कहना है कि वो सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। तो क्या सिकंदर मोमिनी कोई ख़ास पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुँचे हैं? हौसियों की सऊदी अरब की मुमकिना बहरी नाकाबंदी के असरात क्या होंगे? इस तमाम तर सूरत हाल का सिफारती तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। मंसूर साहब, आपके वक्त का वेलकम। कहिएगा, ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी कल एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद पहुँचे जब हालात काफ़ी कशीदा हैं। इस हंगामी सूरत हाल में उनके दौरे को आप सिफारती नुक्ता नज़र से, सिफारती अहमियत से किस तरह से देखते हैं? क्या कोई ख़ास किस्म की मैसेजिंग है इस दौरे में? देखिए, चूँकि इस वक्त यूएस और ईरान जंग में एक हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर फ़रीक़ैन में किसी किस्म की एतमाद साज़ी या किसी किस्म का कोई ऐसा अरेंजमेंट निकालने पर जहाँ पे कि हुर्मुज़ में शिपिंग हो सके मुनासिब तरीके से, उस पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं है। तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो ईरान हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो या गल्फ़ कंट्रीज़ हो, वो एक नुक्ते पर किसी तरह एग्रीड नहीं हैं और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो क्लॉजेज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी इस वजह से नहीं हो पा रहा और जंग के शोले जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर जो कई दिनों से बमबारी का सिलसिला जारी है, ईरान के अंदर काफ़ी तबाही हुई है। उसके रिएक्शन में ईरान फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर भी अटैक्स करता है। ईरान ने बहुत से गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, जॉर्डन और भी कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ईरान ने अटैक किए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में साथ ही साथ अब एक सिफारती तेज़ी भी आ गई है कि किस तरह इस जंग से निकला जाए, क्योंकि अगर इस जंग को ना रोका गया तो इसके बढ़ने के, इसके फैलने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। क्योंकि जैसे आपने हौसियों का जिक्र किया, हौसी एक तरफ सऊदी अरब के लिए मसले पैदा कर सकते हैं तो दूसरी तरफ बाबुल मंदब को अगर बंद करने की तरफ पेशरत हुई तो फिर हम ऑयल की जो कीमतें हैं, ऑयल की जो मार्केट्स हैं, उसमें बहुत बड़ा इंतशार देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि सिफारती महाज पर सिकंदर मोमिनी जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं वो आए हैं। कुछ सिग्नलिंग भी है ईरान की तरफ से कि वो डिप्लोमेटिक महाज पे भी आगे बढ़ना चाहता है। कुछ मैसेजिंग भी है कि या कंसल्टेशन भी होगी कि किस तरह इस मामले पे दोनों फरीक जो हैं, दोनों फरीक से मुराद है मेरा यूएस और ईरान के दरमियान कहाँ पे कॉमन कहाँ पे कन्वर्जेंस आ सकती है, एग्री कर सकते हैं। और इसके बाद देखना ये होगा, मेरा ख्याल बुनियादी अहमियत का जो हामिल नुक्ता है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्री हो गया
लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या फ्रेमवर्क होगा? या तो कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज बना दिया जाए ईरान के साथ, जो कतर है, ओमान है, पाकिस्तान है और तुर्की है, या जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज होना चाहिए जो इंश्योर कर सके कि जब इसमें नेगोशिएशंस को आगे लेके चला जाए तो एक तो वो 60 रोज का फ्रेमवर्क एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर तमाम नुकात पे हुर्मुज का नुक्ता है या न्यूक्लियर के मसाइल आएंगे आगे चल के, या कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के नुकात आएंगे, तो इनके कोई इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्री हो गया है, लेकिन अब आगे पार्टीज उनकी अपनी अपनी वजाहत खुद कर रही हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन खुद कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन को अब हैंडल करने की जरूरत है, वरना ये एक बड़ी जंग में के आसार हमारे सरों पर मुंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और बाबुल मंदब की भी बात करें तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जो तेल का आता है वो वहाँ से भी आता है, तो बहुत सारे मसाइल होंगे। जिस तरह आपने निशानदेही की, कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सर, यमन के हौसियों ने जो सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया, ज़ाहिर है जब ये बहरी नाकाबंदी होगी तो फिर सऊदी अरब भी जो है वो कोई ना कोई जवाब देगा, और अगर सऊदी अरब पे खुदा न खास्ता कोई हमला होता है तो फिर पाकिस्तान का तो दिफाई मुआहदा है। ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का कितना बड़ा सिफारती इम्तिहान है और किस तरह से इस मामले को डील करना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, सऊदी अरब और यमन के दरमियान या सऊदी अरब और यमन के हूथियों के दरमियान बहुत अरसे से एक कशमकश जो है, जंगी कैफियत जारी थी, लेकिन इस कुछ अरसे से ज़रा इसको ये चीज़ें, इसमें जंग जो थी, एक्टिव जंग रुकी हुई थी और कोई हॉस्टिलिटीज इन दोनों के दरमियान नहीं हो रही थी। लेकिन इस मौके पर आकर जब हुर्मुज के अंदर ये शिद्दत पैदा हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ईरान और सऊदी अरेबिया या गल्फ ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं हुर्मुज को लेकर, तो उस मौके पर इस जंग का आगे आना, सऊदी अरब और हूथियों के दरमियान इख्तलाफात या उनके दरमियान एक्सचेंजेस का सामने आना, कुछ सऊदी अरब की तरफ से भी जंगी मैयज लिए गए थे, और फिर हूथियों ने भी इन रिस्पॉन्स जो है सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का जो ऐलान किया है, या वो बाबुल मंदब को जो बंद करने का मैयर ले सकते हैं, ये इनको इनसे बचने के लिए मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी होगा कि जो डिप्लोमेसी हम ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान और गल्फ ममालिक के दरमियान कर सकते हैं, उसमें उसको भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं, डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, और उस लिहाज से पाकिस्तान पे कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा कि अगर ईरान की या हूथियों की एग्रेशन में, अटैक्स में सऊदी अरब की तरफ इजाफा होता है, तो पाकिस्तान के लिए फिर चैलेंजेस ये होंगे कि पाकिस्तान को इस अपने दिफाई मुआहदे की पासदारी के लिए सऊदी अरब की हमायत करना होगी। और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह भी किया है कि चूंकि हमारा एक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है विद सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है कि सऊदी अरेबिया का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये जो अब ईरान के साथ हमारी एक्सचेंजेस हो रही हैं, बातचीत चल रही है, और अब भी आगे चलेगी इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर चलने में, मेरा ख्याल है इसमें इस नुकात पे भी बहस होगी। और मेरा ख्याल है जब ये एक दफ़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह ये जंग रुक जाती है और खित्ते में अमन की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर एक नया सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क रीजन के लिए चाहिए होगा, जहाँ पे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी एक बातचीत हो, जिसके ज़रिए प्रॉक्सीज को ना यूज़ करने का एक फ्रेमवर्क भी मौजूद हो, ताकि ये आइंदा के लिए खित्ते में जो इस किस्म के फैक्टर्स मौजूद हैं, इनका अजाला किया जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो प्रॉक्सीज़ हैं इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई फ्रेमवर्क या मुआहदा जो है वो दोनों ममालिक के माबैन ज़रूरी है। अच्छा मंसूर साहब, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने जो जोहरी प्लांट पर अमरीकी हमला है उसको पुरअमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करार देकर जिम्मेदारी वाशिंगटन पर डाली है। इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं और कर भी चुके हैं, पुलों को भी निशाना बना चुके हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बड़ा उन्होंने तबाह किया है। तो इस जोहरी तनसीब पर हमले के बाद क्या ईरान अब अपने दिफा के लिए जोहरी हथियार बनाने की तरफ कोई पेशरफ्त कर सकता है, या
जो अफजूदा यूरेनियम है उसका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान और ईरान और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान जौहरी इश्यूज के ऊपर, न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क बहुत अरसे से चलता आ रहा है, नेगोशिएशंस चलती आ रही हैं। JCPOA एग्री हुआ था, उसमें बहुत सी एक फ्रेमवर्क या प्रोविजंस मौजूद हैं। किस तरह उन्होंने एग्री किया था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर किस किस्म की कदगने या बंदिशें होंगी और क्या क्या चीज़ें ईरान कर सकता है। लेकिन फिर JCPOA को से अमेरिका निकल गया और फिर हमने देखा इस साल जो जंग शुरू हुई उसके बाद या जंग से पहले भी जब ईरान के साथ न्यूक्लियर इश्यूज पर नेगोशिएशंस हो रही थी और ईरान काफ़ी हद तक कंसेशंस देने के लिए तैयार था, काफ़ी हद तक बातें मानने के लिए तैयार था। लेकिन जब ईरान और अमेरिका डायरेक्ट जंग में आ गए तो फिर ईरान की तरफ से एक बहुत वाज़ेह लाइन ली गई कि अब चूंकि ईरान और अमेरिका डायरेक्ट जंग में हैं तो ईरान किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करने का पाबंद नहीं है। यानी कोई भी इस वक्त ईरान के दरमियान और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के दरमियान न्यूक्लियर इश्यूज पर एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक नुक्ता न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर भी था, एक या दो नुकात। वो जब स्टेज आएगी, जब अब तो इस वक्त चूंकि हुर्मुज़ सबसे ज्यादा अहमियत ले गया है और हुर्मुज़ के मामला जो है वो आगे आ गया, तो जब हुर्मुज़ और ये सीज फायर के मामला सेटल होंगे तो इसके बाद नेगोशिएशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आएगा न्यूक्लियर इश्यूज की तरफ के ईरान किस किस्म की अफजोदगी कर सकता है, कौन से ज़खायर रख सकता है। और ईरान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान IAEA के थ्रू एक एग्रीमेंट, एक किसी किस्म का नेगोशिएटेड फ्रेमवर्क होना होगा जिसमें बड़ी पावर्स भी शामिल होंगी। और मैं समझता हूँ कि अब रीजन के ममालिक को भी उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि रीजन के ममालिक को शामिल किए बगैर हम देख रहे हैं कि अमन और सलामती या ड्यूरेबल पीस और स्टेबिलिटी इस रीजन में मुमकिन नहीं है, खा वो हुर्मुज़ रिलेटेड इश्यूज हों, खा वो न्यूक्लियर इश्यूज हों। तो मेरा ख्याल है उसमें ईरान के साथ साथ सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और ये रीजन के जितने ममालिक हैं जो अहम किरदार अदा करते हैं इस खित्ते में कशीदगी को दूर करने के लिए और इस खित्ते में एक ऐसा फ्रेमवर्क लाने के लिए जो जिसके तहत पीस और स्टेबिलिटी मुस्तकिल बुनियादों पर उस्तवार हो सके। मेरा ख्याल है रीजन के ममालिक को भी उसमें शामिल होगा, तो हम देखेंगे एक नया फ्रेमवर्क इवॉल्व होगा। ईरान वैसे जनरली न्यूक्लियर इश्यूज पर काफी कोऑपरेट करता रहा है गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जंग के मामला सेटल होने की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि इन नेगोशिएशंस को आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है जौहरी मामलात के ऊपर और अफजूदा यूरेनियम के मामले पर, लेकिन बदएतमादी जो है वो अमेरिका की तरफ से और ईरान जो है इस पर खदशात रखता है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, जिसका वो इजहार भी करता है वक्तन फ़वक्तन। मंसूर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो लाइमलाइट के अंदर है और एक समझे कि एक नया जौहरी हथियार है जो कि ईरान के हाथ में। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की अगर हम बात करें तो इस पे आपकी क्या रीडिंग्स हैं कि ओमान जो है क्या वो दबाव बर्दाश्त करेगा या फिर वो अमेरिका का दबाव बर्दाश्त करेगा या फिर वो आपको ईरान के साथ ईरान की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, 28 फरवरी से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ ओपन था, उसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जब ये जंग स्टार्ट कर दी गई जो कि एक अननेसेसरी वॉर थी, अनजस्ट वॉर थी, तो इसके बाद आपने सही कहा कि हुर्मुज़ जो है वो एक सबसे बड़ा हथियार बन गया है इस जंग में। अब हुर्मुज़ के लिए जब हम पीस की एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हुर्मुज़ के लिए एक नया फ्रेमवर्क एग्री करना लाजमी हो गया है। अब ईरान की डिमांड्स ये हैं कि जो फ्रेमवर्क भी होगा वो ईरान की मर्जी से हो और ईरान कुछ उसमें टोल या कुछ मेंटेनेंस चार्जेस या कुछ किस्म के चार्जेस एसोसिएट करना चाहता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि आइंदा किसी किस्म की जंग ना इम्पोज की जाए रीजन पे, क्योंकि हुर्मुज़ के अंदर जो ट्रैफिक है, शिपमेंट है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, गारंटी प्रोवाइड करे फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। और साथ ही ईरान ये अलाउ नहीं कर रहा कि कोई जो दूसरा चैनल है हुर्मुज़ के अंदर ही, सदर्न चैनल जिसे कहते हैं, जो ओमान के साहिल के साथ साथ गुजरता है, उसको वो इस वक्त फ्रीली चलने दे, क्योंकि ईरान और अमेरिका इस जंग की हालत में है। तो इस मामले पर ईरान और गल्फ कंट्रीज में भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं
वो एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। उनके यहाँ वो जंग का भी शिकार हुए हैं और उनकी तेल की सप्लाईज उस तरह से नहीं चल रही जिन पे उनकी इकोनॉमी का इन्हिसार भी है। तो सोल्यूशन मेरा ख्याल जो है एक दरमियानी सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नेगोशिएशंस के तहत ही, और जहां क्लॉज 5 में ईरान को कहा गया है कि वो अरेंजमेंट्स और उसमें उसका कुलीदी किरदार होगा, वो इंश्योर करेगा कि वो वहां से फ्री पैसेज हो सके शिपिंग के लिए, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ गारंटीज बीच सेफ्टी और सिक्योरिटी की लानी होंगी। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज, कोई मेंटेनेंस चार्जेस या कुछ एक रीजनेबल लिमिट के अंदर आते हैं और तमाम ममालिक की मर्जी से आते हैं, क्योंकि हम गल्फ कंट्रीज भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ईरान भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़े रीजनल एग्रीमेंट की तरफ जाना होगा जो कि देरपा भी हो सके। ये ना हो कि अब आज आप एग्री करें और चंद महीने बाद फिर उस पे इख्तलाफात पैदा हो और हुर्मुज़ बंद हो जाए। रोज रोज हुर्मुज़ को बंद करना जो है वो खित्ते की जो इकोनॉमी है या इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको बिल्कुल मंसूर साहब, आपने सही निशानदेही की कि ना सिर्फ खित्ते की इकॉनमी बल्कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो हिचकोले खा रही है, वो सफ़र कर रही है इस तमाम तर सिचुएशन की वजह से। और मज़ीद जो नए महाज खोले जा रहे हैं उससे तो फिर जो जीना है लोगों का वो भी दोभर हो जाएगा और मईशत जो है उसका पहिया मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया इस सारी सूरत हाल का बड़ी बारीक में अहाता किया। मंसूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम देख रहे हैं कि जनाब 10 रोज़ा जंगबंदी की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, लेकिन 10 रोज़ा जंगबंदी की जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उस पर ईरान तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि जनाब इतनी देर में अमेरिका जो अपना नया असलहा है, अपनी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको रीअलाइन करेगा और दोबारा से ईरान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करेगा, तो ईरान भी 10 दिन का जो टाइम है वो देने के लिए तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बद-एतमादी अमेरिका की तरफ से है, उसको ख़त्म किए बगैर जो है वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया हमारे नौजवान हैं, जिनकी तादाद भी कुल आबादी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से आजकल के नौजवानों में हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द और लेजीनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तिबी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म को रोज़ाना तकरीबन 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत है, मगर हमारी नौजवान नस्ल दूध और दही की बजाय कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फास्ट फूड को तरजीह दे रही है, जो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को भी ख़त्म कर देते हैं। एक फैशन ये भी चल पड़ा कि डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर ही महंगे सप्लीमेंट्स खाना आम हो चुका है। ये रुझान कितना ख़तरनाक है और हड्डियों को कुदरती तौर पर कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इसी पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का, वेलकम। कहिएगा हकीम साहब, आजकल तो हम देखते हैं कि 20-25 साल के जो नौजवान हैं उनके भी जोड़ और हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट करवा लें तो पता चलता है कि इतनी सीवियर डेफिशिएंसी है कि आपको तो कोई कुदरती खुराक के साथ साथ, दूध के साथ साथ आपको कोई सप्लीमेंट्स भी बड़े बड़े महंगे लेने पड़ेंगे, फिर ये डेफिशिएंसीज दूर होंगी। तो पहले ये बताइए ये वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। इसके ऊपर नौजवान बहुत ज़्यादा इसमें शिकार हैं और बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो इसके सबब की बात की जाए तो असबाब क्या है? फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, मुरगन अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल, फिर उसके बाद चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ये सारी चीज़ें ड्राइनेस पैदा करती हैं, फिर नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। और इसके साथ नुकसानात ये होते हैं कि जब नींद भी आपकी पूरी नहीं होगी तो इससे भी आपकी बॉडी कमज़ोर होगी। फिर उसके बाद आप वॉक एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी इसका बहुत बड़ा अलमिया है। फिर उसके बाद हम खाने में दूध, दही या दालें, इनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। फिर इसके साथ साथ दूध दही नहीं, सिर्फ हम प्रोटीन वाली चीज़ें वो भी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते पूरे तरीके से। तो हमारी ग़िज़ा जब तक सही नहीं होगी तब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। तो इसमें सबसे बड़े असबाब ये हैं, ठीक है। अब इसकी अगर अलामात की बात की जाए तो अलामात में कुछ तो आपने एक दो बताई हैं, लेकिन उसमें अक्सर होता है कि शुरू में पता नहीं चलता इंसान को, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता थकन महसूस होना शुरू हो जाती है, आपकी पिंडलियों में दर्द होना शुरू होता है। बाज़ औक़ात हल्की सी भी आपके चोट आए तो हड्डी का टूट जाना, कई ऐसे तो उनके दांत भरने शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा पेशेंट भी आता है जी, आपके घुटने जो है
वो आवाज़ करते हैं टक टक की और बुरबुरे नमाज आप पढ़ रहे हो बाज़ात तो आपको पता चल रहा होता है कि और हड्डियाँ बुरना शुरू हो जाती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो इंसान के अंदर कमज़ोरी नकाहत इतनी आ जाती है, तो इंसान जितनी ज़्यादा यहाँ पे ताकत वाली चीज़ें खाता है अपनी तरफ से, जी सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करता है कुछ भी, उससे वो मसला और बढ़ता जाता है। यहाँ पे अगर आपने कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करना हो तो जब तक आपको को आपका मौलिज ना बताए तब तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सप्लीमेंट का बेजा इस्तेमाल गुर्दों में पथरी पैदा करता है, ठीक है, गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और कब्ज़ पैदा करता है, गैस पैदा करता है, आंतों में इन्फेक्शन पैदा करता है। तो सप्लीमेंट जब भी इस्तेमाल करना हो पहले किसी मुआलिज के साथ मशवरा करें। ठीक अगर वो आपको रिकमेंड करे, वो उस हालत में होता है जब बहुत ज़्यादा आपको कोई बीमारी लग गई है, कोई ऐसी आपके अंदर अलामात पाई जाती हैं, तब नहीं फिर तो वो आपकी otherwise- हिस्ट्री लेके देखेगा कि आपके मसाइल क्या हैं, उसके मुताबिक आपको चीज़ तजवीज़ करेगा। उससे पहले हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ग़ज़ा में। अगर आप अपनी ग़ज़ा में रोज़ाना की बुनियाद पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपका जो कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, वो पूरी होती रहेगी। अच्छा उसमें ज़बरदस्त। क्या है, सबसे पहले तो ये देखें हमारे पास अगर आप अपना नाश्ता ही बना लें तो इस तरीके से, तो फिर भी आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसका। इसमें क्या है, भुने चने इस्तेमाल कर लें, तिल सफ़ेद थोड़े से ले लें और बादाम की गिरी ले लें, और इसके साथ ये इंजीर है। अब ये 4 चीज़ें हैं, अगर इसमें खजूर ऐड करना चाहें तो कर लें, इसको कूट के रख लें, ठीक। या वैसे ही आप सुबह के टाइम पे थोड़ी थोड़ी खा के ऊपर से 1 गिलास दूध का पी लें। मैं समझता हूँ आपके महंगे महंगे सप्लीमेंट इतना अच्छा काम नहीं करेंगे जितना अच्छा वर्क ये करेगा। ज़बरदस्त। आपको कैल्शियम की कमी होगी नहीं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ग़ज़ा से आप इलाज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो ये लोबिया, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने डाइट में हफ्ते में 1 दफ़ा कम अज़ कम सफ़ेद लोबिया या लाल लोबिया लाजमी इस्तेमाल करें, और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो जिम जाते हैं उन्हें लाजमी चाहिए कि वो इसे उबाल के लाल लोबिया इस्तेमाल कर लें या ये सफ़ेद वाला लोबिया। तो इन दोनों कमाल में है। फ़र्क क्या है और इन दोनों का जो काम करना है वो भी सेम है? इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, कैल्शियम के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, वाइट लेकिन लोबिया। हाँ, लेकिन जो सफ़ेद लोबिया है वो ताकत के लिए बहुत अच्छा है, आसाबी निज़ाम के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, जरासीम की कमी के लिए, बेऔलादी के लिए उसका किरदार बहुत अच्छा है। ठीक। तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेहतरीन चीज़ है विटामिन सी। आप इसका अगर इस्तेमाल करें मुरब्बा आमला का, तो मेरा ख्याल है कि आपके पट्ठों के अंदर ताकत कम होगी नहीं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। बच्चों को लाजमी खिलाया जाए, हामला ख़वातीन को अगर खिलाया जाए तो उनके जो बच्चे होंगे बड़े सेहतमंद होंगे और फिट होंगे। तो इसलिए आमले का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम अद्वियात के हवाले से देखें तो हमारे पास रब ने हर चीज़ यहाँ पे अता की है जो आसानी से मिल जाती है। आपने देखा होगा एक चूना जो दीवारों पे पहले होता था जी, अब देखिए वो खजाना है कैल्शियम का। ठीक। अगर वो चूना हम उससे रात को किसी मिट्टी के बर्तन में या आम बर्तन में भिगो दें, यानी कि अगर 100 ग्राम चूना है तो 100 ग्राम 1 किलो पानी के अंदर भिगो दें और उसे 3-4 दिन भिगोया रहने दें। अच्छा, सिर्फ 3-4 दिन आपने क्या करना, लकड़ी की कोई स्टिक ले ले, उससे हिला दिया करें सुबह शाम। 3 दिन के बाद आप उसे वो जो ऊपर उसके पानी होगा उसे नथार लें, वो आपका पानी भी काम आएगा, जो नीचे बैठ गया हुआ है चूना वो भी काम आएगा। अच्छा। अब अगर ये देखें ना, ये जो पानों वाले चूना लगाते हैं हाँ। सबको तो वो भी यही चूना होता है, सिर्फ ये कि वो इसको पानों नथारते वाले तो नहीं है। बदनाम ही है। हाँ, तो वो जो चूना है वो उसको मिक्स करके वो चूना बना लेते हैं। सही। हम क्या करते हैं इसमें, जितने भी आपकी मार्केट में सिरप है जो कैल्शियम की कमी के लिए, मट्टी बच्चे खाते हैं उसको मट्टी को छुड़वाने के लिए और कमजोरी के लिए, जितने भी आपके शरबत मिलते हैं उसमें ये चूने का पानी शामिल होता है। ये इतना कमाल का है। अब चूने का पानी का कमाल देखिए, अब चूने का पानी आपने नथार लिया और चूना अलग कर दिया। अब चूने का जो पानी है उसको अगर आप शरबत फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहें या वैसे ही बच्चों को आप पानी में हल करके, जूस में हल करके, दूध में हल करके थोड़ा सा दे दें। अगर आप उसका शरबत बनाना चाहें तो आप उसको गर्म करना रखें, उस चीनी जो है उसको आप उसमें डाल के पकाएं, पकाने के बाद वो आपका तैयार हो गया, वो आप रख सकते हैं। अब उसमें अगर आप थोड़ी सी 1 ग्राम 1 किलो में टाटरी आती है वो डाल दें, सिट्रिक एसिड, तो वो ख़राब नहीं होता। ये बेहतरीन है, वो वाइट कलर का शरबत बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। अगर आप उसका जो नीचे वाला है उसे इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ऐसे बुज़ुर्ग औरतें
यंग लोग जो है वो कैसे इस्तेमाल करें। चावल के दाने जितने 3 दाने उसमें से इतने 3 चावल जितना वो ले ले, इनफ है। हाँ जी, वो आप गन्ने का रस उसमें डाल के इस्तेमाल कर लें, आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें, हामला ख़वातीन अनार के जूस में डाल के इस्तेमाल कर लें। अच्छा। यानी कि मुख्तलिफ तरीके से, अगर बच्चों को भूख नहीं लगती, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, तो फिर आप दही में 3 चावल के बराबर डालें और मिक्स करके खिला दें। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको 1 चावल के बराबर, जो बड़े हैं ज़रा उनको 3 चावल के बराबर। यानी कि दोनों तरीकों से आपके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो हड्डियां ताकतवर होंगी, मजबूत होंगी, कद बढ़ेगा, सेहत बढ़ेगी। आप जो रोज रोज थक जाती हैं, जिस्म कमजोर होता है, वो नहीं होगा। अच्छा हकीम साहब, मार्केट में एक और भी जो कैप्सूल्स की फॉर्म में है, सप्लीमेंट की फॉर्म में है, उसकी भी बड़ी डिमांड है कि बाल बढ़ाने के लिए, नाखून बढ़ाने के लिए, आपकी स्किन के लिए कुछ टैबलेट्स हैं जो कि बड़ी अच्छी भी हैं। तो क्या ये आंवला उसका मुतबादिल हो सकता है, क्योंकि ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा आपने अच्छा बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि मैं समझता हूँ क्योंकि मांग बड़ी है इसकी मार्केट में। आंवला जो है ना, इससे हमारी तिब में क्या कहा जाता है, ये रिसाइन है, ये इनके तरियाक है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर हिकमत में देखा जाए तो आंवले से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आंवला आपके गट हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, आपके बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है, आंखों के लिए बेहतरीन चीज़ है, आपके दांतों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो गया, IBS का इशू है, बेहतरीन है। अगर आपको डिप्रेशन है, उसके लिए बेहतरीन है। एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ, टेंशन को ख़त्म करता है। आसाबी कमज़ोर हो गया, दिल कमज़ोर हो गया, फैसला करने की कुव्वत कम हो गई है, तो मुरब्बा आंवला बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, कुव्वत में कमी आ गई है, तो उसके लिए कमाल का है। ऐसे ही नहीं, इसके बारे में एक लफ्ज़ मैं बताता हूँ। एक लफ्ज़ बोला जाता है, औलियां दा खादा तो सियाणा दा क्या, बात काम आंदा है। उसकी वजह ये है कि अक्सर बुजुर्ग हमें समझाते हैं, हमें बात समझ नहीं आती, जब उस उम्र में पहुंचते हैं तो समझ आती। इसी तरह मुरब्बा आंवला जब खा रहे होते हैं, हमें नहीं इसका पता होता, लेकिन कुछ अरसे बाद इसके जो फवाइद होती हैं ना, इतनी सामने आते हैं। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, लास्टली हमें ये बता दें कि ये भी कहते हैं कि अगर जिस्म में विटामिन डी ही आपके मौजूद ना हो तो फिर जिस्म जो है वो ग़िज़ा से कैल्शियम को जज़्ब नहीं कर पाता। तो धूप के अलावा कौन सा कुदरती फार्मूला है, तरीका है जिसके ज़रिए कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब हो सके? अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन इसके मैं ना एक आपको ऐसी टैबलेट बताने सिखा देता हूँ जो आप घर में ही ऐसी टैबलेट बनाएं कि विटामिन डी, कैल्शियम पूरा हो जाएगा। अच्छा। और जो हड्डियाँ भूर रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। विटामिन डी के लिए धूप तो उससे तेज चीज़ ही कोई नहीं दुनिया में, सबसे बेहतरीन है। दूसरा, उसमें अगर देसी घी आपके घर में हो तो देसी घी 1 किलो और 50 ग्राम उसके अंदर अजवाइन लेके ना उसको गर्म करें अच्छी तरह, जब वो जल जाए उसे पुन के रख लें। रोज़ाना 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना और इसके बाद खाने के बाद आधे घंटे तक कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। विटामिन डी इतनी जल्दी पूरा होगा कि आप कहेंगे वाकई ज़बरदस्त है। उसके बाद एक छोटा सा सादा सा नुस्खा कि मुर्गी जो होती है, मुर्गी के जो पंजे होते हैं, अगर देसी मुर्गी हो उसके पंजे लेके ना उसकी आप यखनी बना लें। कुछ लोग पंजे नहीं खाते, वो आप यखनी पिए, 1 दिन में आपकी टांगों की दर्द गायब हो जाएगी। अच्छा। 1 दिन में, इतना कमाल का रिजल्ट है। उसके बाद जिसकी तरह मैंने इशारा किया था, इसे कहते हैं समंदर झाग। आम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जब इस्त्री नीचे से ख़राब हो जाए तो उसको साफ़ कर देते हैं ताकि इस्त्री साफ़ हो जाए। लेकिन इसका बेहतरीन रिजल्ट है। इसको आप अच्छी तरह धो लें पानी के साथ, फिर उसके बाद इसको अरखे गुलाब में डिप कर दें थोड़ी देर के लिए, फिर इसको आप खुशक कर लें। खुशक करने के बाद बिल्कुल मिसल गुबार, जिनके बिल्कुल फाइन पाउडर, जब बिल्कुल फाइन पाउडर करना है उससे पहले आपने इसके अंदर गूंद किक्कर डाल लेनी है। अच्छा, गूंद किक्कर, सही। गूंद किक्कर बराबर वजन, अगर 100 ग्राम ये है तो 100 ग्राम ही गूंद किक्कर हो। अब इसको आपने बिल्कुल फाइन पाउडर कर लेना है और चने के बराबर गोली बना लेनी है। चने के बराबर, ठीक है, गोली बना के 1 गोली रोजाना की इस्तेमाल करनी है 41 दिन। अल्लाह के हुक्म से जो टक टक की आवाज आती है, जो आपके विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, अल्लाह के हुक्म से वो जिंदगी में नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और यकीनन ये जो 41 दिन का चैलेंज है बड़ा ज़बरदस्त है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कुदरती चीज़ें हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप जनाब इनको घर में ख़ुद भी तैयार करके जो महंगे महंगे सप्लीमेंट्स आप ख़रीद रहे होते हैं जिनकी वजह से आपका बजट भी आउट हो जाता है, उनसे भी आप जान छुड़वा सकते हैं, और इनका फ़ायदा भी देर पा और फौरी आपको मिलेगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूदा मौशी हालात के अंदर हर इंसान दिन रात इस कोशिश में है कि उसके रिस्क में बेपनाह इजाफा भी हो। सूरह तलाक में अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है कि जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है,
और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि लाखों कमाने के बावजूद घरों से बरकत और दिल का सुकून गायब है। ऐसा होने की वजह क्या है और कौन सी सूरतें और दुआएं हैं जो रिस्क में बरकत का बायस बनती हैं? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर कारी ईमान साहब। उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। और कारी साहब देखें तो मुल्क के मौशी हालात, दुनिया के बल्कि जो मौशी हालात चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं, उसका मौशी नुकसान जो हो रहा है लोगों को, लोग मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अक्सर शिकवा सुनते हैं कि जो रिस्क कमा रहे हैं ठीक है बज़ाहिर तो, लेकिन बरकत नहीं है, पूरी नहीं पड़ती। कौन सी अपनी हमारी कोताही हैं जो आड़े आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीनुन नसीहा, दीन इस्लाम ही सरापे खैर और राह नजात है। उज़ैर भाई बात की जाए रिज़्क़ की, रिज़्क़ पहले कहते किसको है? रिज़्क़ के ना तकरीबन 4 से 5 दर्जे हैं। नंबर 1 जिसे कहते हैं तमाम रिज़्क़, रिज़्क़ मुकम्मल हो गया, वो अल्लाह ताला की रज़ा रहमत है। और दूसरे नंबर पे अफज़ल रिज़्क़ जिसे कहते हैं, वो आपकी औलाद अल्लाह ताला के यहाँ नेक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। सही। और तीसरे नंबर पे जो है जिसे आप आला रिज़्क़ कहते हैं, वो आफियत है। और फिर उसके बाद आगे जो रोटी कपड़ा मकान है। रिज़्क़ जिस वक्त आप खालिक से जुड़ेंगे ना, तो आपको खालिक रोटी नहीं भी खिलाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, पानी नहीं भी पिलाएगा तो आपको, जैसे कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि हुआ युतइमुनी व यस्कीन, वो ही मुझे खिलाता है, वो ही मुझे पिलाता है। कुरान मजीद की आयत भी है जी। और अल्लाह के रसूल का फरमान भी है। उसमें बुनियादी चीज़, सबसे पहली चीज़ ये है कि अत्तौहीद, बंदे का तौहीदी अल्लाह से ताल्लुक़ हो। और दूसरी, जैसे कि आपने सूरत तलाक में चीज़ पढ़ी, आयत पढ़ी, उसमें दूसरी चीज़ है अत्तवक्कुल। पहली चीज़ अत्तौहीद है, दूसरी चीज़ जो है अत्तवक्कुल, और साथ ईमान। बहुत बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर आगे बंदा चल नहीं सकता। सही। और इसके साथ चौथी चीज़ है अत्तक़वा। कुरान मजीद की आयत आप देखें, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह पे तवक्कल भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं है। और तकवे के मुतल्लिक़ है, वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर अहले ज़मीन अल्लाह से तकवे वाला और तौहीद वाला ताल्लुक़ कायम कर ले, तो आसमान भी इनके ऊपर रिज़्क़ बरसाए और ज़मीन भी रिज़्क़। आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो कभी बनी इसराइल की शक्ल में गुलाम कहलाते थे जी, और कभी असहाबे नबी की शक्ल में उनकी तंगियाँ और तंगदस्तियाँ थी, लेकिन कैसे अल्लाह ने कैसर व किसरा के उनके कंगन उनकी झोलियों में डाल दिए, कैसे जो है ना वो बनी इसराइल को फतह दे के अल्लाह ताला ने फ़िरौन की पूरी हुकूमत अता कर दी। इसी तरह हमारे अभी भी ये हालात हैं। बस फ़र्क इतना कि बसौकत फ़र्द परेशान है और बसौकत पूरा मुआशरा परेशान है। फ़र्द अपनी जगह पे अपने मामलात को तौहीद के और ईमान और तवक्कुल के दुरुस्त कर ले, और इसके बिलमुकाबल गैरुल्लाह से जो है ना वो शिरक वाले मामलात, गैरुल्लाह से मदद मांगने वाले, गैरुल्लाह के सामने झुकने वाले और गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाने वाले। हमारे तो गैरुल्लाह तो पहले तो होता था कि गैरुल्लाह भी वाक़तन कोई नेक आदमी होता था जी। अब तो पीर लटकन शाह, पीर चुल्ले शाह और पीर कुत्ते शाह, इस तरह की ये चीज़ें, यानी वाक़तन वो वली अल्लाह भी नहीं है। उससे नेक मुरादे मांगना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो कुछ सूरतें भी नहीं सुना सकते, बेसिक जो बच्चों को भी याद होती हैं। पहले होता था कि ताल्लुक गैरुल्लाह होता था, लेकिन गैरुल्लाह को भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता था जो कि वो भी नहीं सही जी। तो असल चीज़ यह है कि अल्लाह के साथ तवक्कल करें, और फिर उसके बाद आपके दिल में तौहीद ना हो, आपके दिल में तवक्कल ना हो, आपके दिल में तकवा ना हो, आपके दिल में ईमान ना हो, आपके दिल में शुक्र ना हो, और आपकी ज़बान पे सिर्फ खाली दुआएं हो और आपकी ज़बान पे खाली गीत और तराने हो, तो राज़िक तो भाई अल्लाह है। राज़िक आपकी बिजनेस जॉब वगैरह नहीं है। अल्लाह चाहे तो पत्थर से सब्ज़ा उगा दे, बेशक, और अल्लाह चाहे तो सब्ज़ा उगा हुआ बना हुआ है उसे तबाह कर दे। उसके लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ताला आपको चाहे तो वहाँ रिज़्क़ पहुँचा दे जहाँ मुमकिन नहीं है। मसलन आप देखें, एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा होता है, काली रात होती, काला पत्थर होता है अंधेरे में, उसको रिज़्क़ दे रहा है अल्लाह ताला। सिर्फ एक मखलूक नहीं, कई एक मखलूक आता है। इन्नल्लाहु हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल ये जो मतीन। आप समझ लेना कि अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं। बड़ी गहरी बात है, ज़रा इसको तो थोड़ा सा खोलें। लोग जो है लगी बंदी पे चल रहे होते हैं और उनके गुमान में वाकई नहीं होता कि अल्लाह ताला, ये किस तरह से है कि सब कुछ आपकी
झोलियों में डाल देता है, कुछ सबब बना देता है। ज़रा इस नुक्ते को ज़रा बयान देखें, कीजिए। एक तो इसमें खाने की और बाकी रिज़्क की तरतीब का भी मसला है। मसलन जी अचानक बैठे बैठे कोई आदमी आता है, आपको कोई खिला के चला जाता है। ये अचानक आदमी कोई आता है, आपका हाथ उठा के कहता है कि आए हैं, आपको किसी प्रोग्राम में ले जाएं, किसी खाने में ले जाएं। अचानक आदमी बैठा बैठा उसकी जो ना वो जॉब लॉटरी निकल आती है। अचानक आदमी बैठा बैठा जो ना वो इस तरीके से होता है कि उसका कोई दोस्ताना अच्छा हो जाता जी। है, ताल्लुक वास्ता अच्छा हो जाता है, तो आप उसका रिज़्क अल्लाह ताला खोल देता है। आप दूर ना जाएं कि हमारे ये दारुस्सलाम के शेख बहुत ही नेक आदमी है, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, उनके मुतल्लक आता है कि वो इधर से जिस वक्त मक्का में गए, मक्का में वो किताबत करते थे, कुरान मजीद ना जी। हाथ से लिखते थे। तो पहले उनका एक वकील कफील के पास गए, तो उन्होंने कहा यार आपकी राइटिंग और आपका ख़त बहुत अच्छा है, तो मैंने वजीर को ख़त देना है। तो ख़त उन्होंने उसको लिखा। उसने कहा भी आप तो छोटी छोटी जगह पे रब्ते करते हैं, हमने तो बादशाहों से रब्ता करना, तो इस आदमी को मुझे दे दे। अच्छा। वो वजीर ले गया। वजीर ने जिस वक्त बादशाह को खत लिखा, तो बादशाह ने कहा कि यार आप तो मुल्क के अंदर अंदर लिखते हैं, हमने तो मुल्क के बाहर भी लिखना है। हाँ। तो उन्होंने उससे वो मांग लिया। इसी तरह हजरत ने वो फरमाया कि देखिए आप मेरे से दुनियावी खत लिखवाते हैं, अल्लाह का भी खत जो कुरान मजीद की शक्ल में है वो लिखवा दे। उन्होंने कुरान मजीद पब्लिशर वाला पूरा नुस्खा लिखा। यानी अल्लाह ताला आपके गुमान में भी नहीं होता, वहां गुमान से में आपके आप लिए अंदाजा असबाब पैदा करें कि करता ये है, रास्ते बना दारुस्सलाम दे। सारा उधर से बना जी। फिर अल्लाह की रहमत से। इसी तरह आप अगर देखें कि कितने लोग ऐसे हैं कि आप और ये सोसाइटियों के मालिकों को देख लें, ये सारी ना उस वक्त कहानियां सुनाते हैं जिस वक्त बड़े बन जाते हैं कि मैं दूध फरोख्त करने वाला था, मैं साइकिल पे होता था, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बरकैफ। ये तो एक आम सादा सिंपल कंसेप्ट है ना। असल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि गंदम कहाँ से आ रही है, चावल कहाँ से आ रहे हैं, कौन बना रहा है, गोश्त कहाँ से आ रहा है, पानी आप देखें नीचे से, पानी नीचे दरिया और समंदर जो बह रहे हैं जी। आपको पता है कि आपके हिस्से का कौन सा गिलास और कौन सा कप और कौन सा जो है जग है। कारी साहब, ये जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत है, हिस्से की भी आपने बात की, कुछ आपकी मेहनत का भी मुआवजा होता है, कुछ आपने किसी को दिए हैं, पैसे आने हैं, या कुछ आपके अपने ही हक के आने हैं, लेकिन वो कोई ना कोई बीच में रुकावट होती है, प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी कोई वजीफ़ा जो है, कोई दुआ जो है वो बताएं ज़रूर। देखें, एक दुआ में दो लफ्ज़ हैं। अच्छा। वैसे दुआ तो लंबी, अल्लाह मान तलब वलू फलीसा काबला का शई, लेकिन अल्लाहुम्मा इक़दी अन्नी अद्दईन व अगनिनी मिनल फ़क़र, दो लफ्ज़ हैं। एक तो ये कि आपको नीचे गिरे हुए को ये दुआ उठाने वाली है, वाह, और उठाने के बाद आगे बढ़ाने वाली है कि या अल्लाह अगर तो कोई गुर्बत नामी चीज़ और कर्ज नामी चीज़ और परेशानी चीज़ है तो वो तमाम परेशानी अपनी रहमत से दूर फरमा। इक़दी अन्नी अद्दईन, मेरा कर्ज और मेरा बोझ माल का सारा उतार दे। वह अगनीनी मिनल फ़क़र, मुझे इज्जत दे दे, इल्म में, माल में और उम्र में, हर चीज़ में तरक्की अता फरमा दे। ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त। और एक दुआ है जी, वो बारिकली फ़ी मा रज़क़तानी, अल्लाहुम्मा बारिकली फ़ी मा रज़क़तानी। बस इतने इतने जुमले, अगरचे दुआएं लंबी होती हैं, लोग मुख्तसर याद करना चाहते हैं। जी। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व औलादी व बारिकली फ़ी मा रज़क़तानी। ये दुआ इस तरह पढ़ते रहें। एक तो ये है कि इससे रिज़्क़ कम नहीं होता और इतना बढ़ता है जब आप अल्लाह से बराह रास्त कहते हैं कि या अल्लाह रिज़्क़ में कसरत भी कर दे और रिज़्क़ में बरकत भी कर दे। वाह, रिज़्क़ की कसरत और बरकत के हुसूल के लिए ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत मक्सिर शुक्रिया कारी माली साहब, व आपने माली, बड़ी खूबसूरत दुआएं जो अल्लाह हैं वो मक्सिर आज माली व वलादी व बारिक ली फी मा रज़क़तानी। हाँ, बताई हैं, अता की हैं, और यकीनन आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका फ़ायदा भी होगा, और उसके लिए आपने नमाज जो कायम करना है वो सबसे पहली और अवलीन शर्त है, वो ज़रूरी है। और उसके साथ ये जो दुआएं हैं ये आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा भी करेगा और आपके रिस्क को कुशादा भी करेगा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हम देखें तो शदीद क्लाउड बर्स्ट के बाद होलनाक सैलाबी रैले ने दर्जनों मकानात, दुकानें, गाड़ियां और बिजली का निज़ाम मलिया मेट कर दिया है, जबकि सड़कें और पुल बह जाने से ज़मीनी राबता कट चुका है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और बरसाती नालों में तोक़यानी के बायस 5 से ज़ायद अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि पेशावर, नौशहरा और चारसद्दा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने चित्राल, सवात और वज़ीरिस्तान समेत बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी किया है। ये गैर मामूली सूरत हाल ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरा है बल्कि हमारी ज़राअत,
और ग़िज़ाई सलामती के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। तो मुल्क की मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब ने। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुशामदीद। कहिएगा कि वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बरसाती नालों में तुग़यानी के बाद मज़ीद कहाँ कहाँ खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट का जो अंदेशा वो जाहिर किया जा रहा है? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त हमारे पास पीक रेनफॉल पीरियड्स होते हैं और मैक्सिमम रेनफॉल्स जो है वो हमारे मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में इन पीरियड्स में होती हैं, क्योंकि मॉनसून करंट्स जो हैं वो दाखिल हो रही होती हैं और उनकी इंटेंसिटी जो बढ़ी हुई होती हैं। मॉनसून रेनफॉल्स जहाँ पे एक अच्छा सोर्स है वाटर रिजर्वायर्स के रिचार्ज का, वाटर अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ कुछ हैजर्ड्स भी वाबस्ता हैं, जिसमें इसका आपने जिक्र किया, लैंड स्लाइड्स हैं, फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है। तो इन अगले 2 से 3 रोज के दौरान जो मुल्क के जो अपर पार्ट्स हैं, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर हिस्से हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इसके अलावा कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और बाद मकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इस बारिश के बायस जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं उनके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड है, और ख़ासतौर पर अगले 2 रोज के दौरान आज मंगल और फिर बुध के रोज तक। तो इन दौरान में भी जो अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी जो है खड़े होने के भी चांसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल हमें जो है कॉशियस रहना पड़ेगा, खास तौर पे अगले 2 रोज के दौरान इन हैवी रेनफॉल्स के सिलसिले में। अच्छा ज़हीर साहब, आपने बताया कि फ्लैश फ्लडिंग का भी ख़तरा है, अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। कौन कौन से शहर अर्बन फ्लडिंग से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और किन शहरों में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बारिश, कितने मिलीमीटर बारिश जो है मैक्सिमम रिकॉर्ड की जा सकती है? देखिए, ओवरऑल जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं, लाहौर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, इसी तरह रावलपिंडी है। जो पंजाब की अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पेशावर, मर्दान, इन इलाकों में अगले 2 रोज के दौरान अगर मेन सिटी सेंटर्स की बात करें तो इसमें जो है वो अर्बन फ्लडिंग के चांसेस जो रहेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। सही। ज़हीर साहब, आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की बात कर लें, बिलखुसूस चित्राल, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स फटने का खदशा है। कौन कौन सी ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो अगले 2 रोज के दौरान जो मगरिब से बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला जो है वो इफेक्ट कर रहा होगा कश्मीर के इलाकों को, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों को और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जी। तो इन दिनों में जो हमारे नदी नाले हैं, पहाड़ी नदी नाले हैं, उनसे जो है वो लोगों को चाहिए कि अवॉइड करें, उनसे दूर रहें, क्योंकि इनमें माउंटेनियस एरियाज पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब हैवी रेनफॉल होती है तो ये जो हिल टॉरेंट्स हैं, जो पहाड़ी नदी नाले हैं, इनमें जो बहाव जो है वो अचानक जो है वो बढ़ जाता है। सही। तो इस बहाव से बचने के लिए खास तौर पे अगले 2 रोज के दौरान जो हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। इसी तरह जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर बारिशों के बायस जो जहाँ पे लूज माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस जो हैं, उनके अलावा लैंडस्लाइड के चांसेस भी रहते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इन एरियाज के तरफ, माउंटेनियस एरियाज के तरफ, तो जो महकमा मौसमियात की वेदर एडवाइजरीज है उसको जरूर मद्देनजर रखें। इसके साथ साथ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं या प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं, इनकी जो एडवाइजरीज हैं उनको जरूर मद्देनजर रखते हुए ट्रैवल करें। अच्छा ज़हीर साहब, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये तो खदशात जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, अपनी जगह पर हैं और मानसून में ऐसा होता भी है। कुछ खुशगवार मौसम की भी बात हम कर लेते हैं। जिस तरह से लाहौर में अगर हम बात कर लें तो बड़ा अच्छा आज मौसम है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं बारिश के बाद। तो ये सूरत हाल कितने दिन तक बरकरार रहेगी और इसी तरह से ये जो बारिश है और ठंडी हवा का जो मिलाप है ये जारी रहेगा? अगले 2 रोज के दौरान ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा है कि वेदर जो है वो क्लाउडी रहेगा और बारिश के इंटरमीडिएट रेन के चांसेस जो हैं हमारे पास जो अपर पार्ट्स हैं खास तौर पे और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में इनमें रहेंगे। लेकिन इसमें जब भी बारिश के बाद धूप निकलती है तो उस वक्त जो हब्स की कैफियत है वो बढ़ गई होती है। तो जो बारिश के दौरान तो मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा इन इलाकों में,
लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगी और अगर तेज धूप जब निकलेगी तो उस वक्त जो है वो हब्स की कैफियत जो है वो फिर वापस सूद आएगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनाब कश्मीर की जो खूबसूरत वादियाँ हैं ये सयाहों को ख़ास तौर पर इस सीज़न के अंदर, इस मौसम के अंदर दावत नज़ारा देती हैं। खूबसूरत झरने हैं, बुलंदोबाला पहाड़ हैं, लैंडस्केप है, उसके अलावा बड़ी खूबसूरत सरसब्ज़ चिरागाहें हैं। अब इतना कश्मीर का जिक्र हो ही गया तो कश्मीर के हवाले से एक खुसूसी पैकेज है, वो आपको दिखाते हैं, एंजॉय करें। कश्मीर जन्नत नज़ीर ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं। तो जनाब आप भी अगर कहीं प्लान कर रहे हैं तो आप कश्मीर की वादियों का भी विज़िट कर सकते हैं। और कश्मीर की जहाँ बात हो रही है तो इलेक्शंस भी जो हैं वहाँ पर होने जा रहे हैं, तो उसकी भी खासी गहमा गहमी है। खैर इलेक्शन जो होते हैं हुकूमतें बनती हैं, मईशत के लिए तदबीरें भी की जाती हैं। तो मईशत की बात कर लेते हैं। मुल्की मईशत और नौजवानों के हवाले से एक इंतहाई शानदार खबर सामने आई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी फ्री लांसर्स ने माली साल 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 1 अरब 76 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में फ्री लांसर्स की इस बरामदी आमदन में 78% का नाकाबिले यकीन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर सिर्फ जून 2026 की हम बात कर लें तो एक ही महीने में सिर्फ फ्री लांसर्स ने 16 करोड़ 40 लाख डॉलर्स कमा लिए हैं। आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जहां माली साल 2022-23 में ये आमदन सिर्फ 36 करोड़ 40 लाख डॉलर्स तक थी, वहीं अब ये 1 अरब 76 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची है। तो ये वाज़ेह सबूत हैं कि हमारे बासलाहियत नौजवान मुल्की मईशत को सहारा देने में कितना इनकलाबी किरदार अदा कर रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करे, इन्हें इनकरेज करे, ताकि ये कीमती ज़र मुबादला मुल्की मईशत में मजबूती का बायस बनता रहे। और हम जब भी इन फ्री लांसर से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम आती है, हमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकती है, मुल्क में बहुत पैसा लेकर आ सकती है, लेकिन जो सहूलियात हमें चाहिए जो बैंकिंग सिस्टम में है, और उसके अलावा सबसे अहम चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बेहतरीन इंटरनेट की फराहमी जो है, अगर वो हमें मिले तो फिर हम जनाब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर इंटरनेट के, इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है फ्री लांसर्स को। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इतना अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं और कंट्री को ग्रो करने में हेल्प आउट कर रहे हैं।
तो हुकूमत को भी चाहिए कि जनाब इनके लिए एक अच्छा बेहतरीन इंटरनेट जो है वो इन्हें प्रोवाइड किया जाए और तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इन्हें फ़राहम की जाएँ ताकि ये फिर आपको टैक्स भी दे सकें उस तरह से। और एक तजवीज़ ये भी है कि जो बड़े फ्रीलांसर्स हैं या जिनकी आमदन बहुत ज़्यादा है, एक बार सेट कर ले गवर्नमेंट, उससे ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनसे जो है टैक्स कलेक्शन की जाए। जो अभी ग्रोइंग फेज़ में हैं उनको ग्रो करने दिया जाए। जब वो ग्रो कर जाएंगे तो जाना कहाँ है, यहीं पे हैं, आपको टैक्स भी देंगे, तो उनको फ़िलहाल जो है वो टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। ये उनके मुतालबात हैं जो हम गवर्नमेंट के सामने भी रखते हैं और उम्मीद है हुकूमत इस पर तवज्जो भी देगी। जहाँ एक तरफ हमारे फ्रीलांसर्स जब मुल्क में पैसा ला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक परेशान कुन रिपोर्ट भी सामने आई है जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो IMF की मकरूज़ और महंगाई के बोझ तले दबी हुई पाकिस्तानी कौम ने साल भर में बैरून मुल्क से 530 अरब रुपए से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन्स दरामद किए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट में 27% से ज़ायद का इजाफा नोट किया गया है और सिर्फ जून 2026 के एक महीने में कौम ने तकरीबन 39.5 अरब रुपए के फ़ोन्स मंगवा कर भारी सरमाया बाहर भेजा है, यानी इंपोर्ट बिल बढ़ाया है। और हुकाम का कहना है कि अवाम की बड़ी तादाद अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ सोशल मीडिया सर्फिंग में गुजारती है और इसी वजह से पिछले साल के 416 अरब रुपए के मुकाबले में ये ग्राफ अब 530 अरब 49 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। ऐसे में हुकूमत के करने का काम ये है कि जनाब कुछ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी इम्पोज करनी चाहिए ताकि मुल्क की मईशत से दरामदात का जो बढ़ता हुआ बोझ है वो भी कम हो सके। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर फ़ोन्स आ रहे हैं तो फिर जनाब PTA की मद में गवर्नमेंट को पे भी किया जा रहा है, हुकूमत को अच्छे खासे टैक्सेस भी मिल रहे हैं, कस्टम भी जो है वो भी ले रहा है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर बनाएं इस मयार के जो फ़ोन्स हैं, बल्कि आप जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको आप, एप्पल है इंडिया के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो पाकिस्तान में भी आपको चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करके आप उनको इनवाइट करें, नेगोशिएशन करें उनके साथ, ताकि यहाँ पर ही प्रोडक्शन हो सके और एक तो उसकी कीमत भी कम होगी और फिर जो है वो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा ख़जाने को भरने में। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वतन अजीज़ में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हर साल लाखों तलबा आला तालीम के लिए बैरून मुल्क का रुख करते हैं। इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी पाकिस्तानी तलबा के लिए सबसे पुरकशिश मुल्क है, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तालीम बिल्कुल फ्री है। जर्मन हुकूमत की ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी तलबा वहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम्स में ज़ेर तालीम हैं। लेकिन बाकी यूरोप की तरह जर्मनी में भी कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं और इससे पाकिस्तानी तलबा कैसे मुतासर हो सकते हैं। स्टडी वीज़ा पर जाने के ख्वाहिशमंद कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए हमने आज इनवाइट किया मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम। बताइएगा कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन का सुनकर तो हर तालिब इल्म वहाँ जाना चाहता है। सबसे पहले तो ये रहनुमाई ज़रूरी है कि जर्मनी में एडमिशन से पहले की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या कोई टेस्ट भी पास करना पड़ता है इसके लिए? देखिए, यूजुअली जो है ना वो 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 इज योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, नंबर 2 इज योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर 3 इज योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें यूजुअली आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है, क्योंकि पाकिस्तान इज प्रीडोमिनेंटली अ मास्टर्स मार्केट और वैसे भी जो जर्मन में बैचलर्स की क्वालिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट 99% जो है ना वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो मास्टर्स करने जाते हैं जर्मनी के अंदर। तो आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री, जो कि प्रेफरेबली 4 इयर्स ही काउंट होती है। जो हमारी 2 साल की बैचलर्स डिग्री है उसको खातर ख्वाह कहीं पर जो है ना वो एडमिट नहीं किया जाता वर्ल्ड वाइड। अच्छा। ग्लोबली बात कर रहा हूँ जी, और मैं रिकमेंड भी करूंगा उसको ना किया जाए अब, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। उसके साथ साथ आपकी जो अच्छा इसके अंदर आपका CGPA बहुत मैटर करता है, आपकी जो परसेंटेज बहुत मैटर करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो 2.5 से 2.89 के बीच में फॉल कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके लिए बहुत कम ऑप्शंस है जर्मनी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जो एक्चुअल जो आपकी जो आप कह लें कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 CGPA से ऊपर स्टार्ट होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान में जो परसेंटेज है वो डिफरेंट भी है। कुछ का जो है ना वो 3 के ऊपर 75 बन रहा होता है, कुछ का 3 के ऊपर जो है ना वो 80% बन रहा होता है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, जो कि आपका यूजुअली 6.5 से 7.5 के बीच में फॉल करता है। प्लस आपकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दैट विल बी मच बेटर। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ बच्चों से
कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसका आपको बेनिफिट होगा, बट अगर गैप ईयर है तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। उसके साथ साथ आपने अपने मोटिवेशनल लेटर और एकेडमिक रेफरेंस और प्रोफेशनल लेटर प्रोवाइड करने होते हैं। ये आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके जिस बेस पे आपको जो है ना वो एडमिशन ग्रांट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा अजीम साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि जो 2 साल डिग्री है यहाँ पे, जो BA या MA है, उसकी कोई ख़ास वर्थ नहीं है, तो ये बताइएगा कि अगर किसी ने यहाँ पर पाकिस्तान में मास्टर्स कर रखा है या MPhil कर रखा है और वो हायर एजुकेशन के लिए, PhD के लिए एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में? देखिए, PhD के लिए जो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट है वो 16 साल से लेकर 18 साल की एजुकेशन होती है। अमेरिका के अंदर यूजुअली जो 16 साल की एजुकेशन है दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर द PhD। जर्मनी के अंदर आपकी जो 18 साल की एजुकेशन है वो एक्सेप्टेबल होती है फॉर द PhD। और ये मैंडेटरी है कि आपने कोई ना कोई जो है ना वो रिसर्च वर्क ऑलरेडी जो है ना वो आपका पब्लिश होना चाहिए, और आपने जो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च हैं वो लाजमी जो है ना वो स्टडी किए हों, फिर जाके जो है ना आपको PhD में एडमिशन मिलता है। और फिर डिपेंड करता है कि आपका जिस PhD में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं, वो किस उस पे काम कर रहा है प्रॉब्लम के ऊपर, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसर्च उससे मैच करता कि नहीं करता, और फिर डिपेंड ये करता है कि आपके आर्टिकल जो आपने पब्लिश किए हुए हैं वो कौन से जर्नल में पब्लिश किए हुए हैं, क्या उसकी इतनी वैल्यू भी है कि नहीं है, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, और क्या वो प्रोफेसर उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो PhD के लिए जो है ना वो वी कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन द MPhil और मास्टर्स एजुकेशन। उसके हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्च का म्यार है वो बहुत ज्यादा कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसलिए बहुत सारे MPhil जो हमारे हजरात हैं पाकिस्तान के अंदर, वो MPhil होने के बावजूद भी जो है ना PhD में एडमिशन नहीं ले पाते। रीजन क्या होती है कि उन्होंने रिसर्च उस लेवल की नहीं की होती, या उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो मैच नहीं कर रहा होता प्रॉब्लम्स के साथ जो जर्मनी में रिसर्च हो रही है, या फिर उनके जो जर्नल्स है पब्लिश नहीं होते, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में पब्लिकेशंस उनकी नहीं होती। तो सिर्फ MPhil कर लेना इट्स नॉट गारंटी कि आपको जो है ना एडमिशन मिल जाएगा PhD के अंदर। अच्छा अजीम साहब, जर्मनी का मशहूर इदारा DAAD हर साल बैनुल-अक़वामी तलबा को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फराहम करता है। एक आप पाकिस्तानी तालिब इल्म में स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है और उसके लिए एकेडमिक प्रोफाइल कैसा होना ज़रूरी है? लेकिन जो DAAD डार्ट जो है ना उसका जर्मन में तो बड़ा मुश्किल सा नाम है, इंग्लिश में इसको जो है ना नॉर्मली जर्मन एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर बोला जाता है, जहां पर आप कह लें कि सेंट्रलाइज्ड एक पोर्टल है जहां पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। वैसे तो जर्मनी में जो है ना एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। ऑलमोस्ट से मुराद मेरा ये है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर उनकी जो फीस है वहां पर वो चार्ज नहीं करते। 100 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो चार्ज करेंगे, जो कि उनकी कह लें कि एडमिन कॉस्ट है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जब एजुकेशन फ्री है तो फिर आपको स्कॉलरशिप लेने की क्या जरूरत है? तो जो डार्ट है ना वहाँ पर आपको जो एक्सटर्नल वहाँ की जो आप कह लें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ उनके प्राइवेट अदारे भी हैं, कुछ उनके गवर्नमेंट के अदारे हैं, जो कि आपको जो जब स्कॉलरशिप ग्रांट करते हैं ना, तो जो आपकी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट की, जिसको हम नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जर्मनी में उसको ब्लॉक अकाउंट बोलते हैं। एक खास अमाउंट जिसको हम 11,904 यूरो आपने जर्मनी ट्रांसफर करनी होती है, जो कि पर मंथ आपको वापस मिलती है, चूंकि वहां पर रहने के लिए। जब आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाती है तो यूजुअली क्या होता है कि ये वाली जो अमाउंट है ये भी कवर हो जाती है आपकी। डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्कॉलरशिप के ऊपर कि कौन सी स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है आपको। प्लस आपको कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी हैं जो आपको स्टाइपेंड भी ग्रांट करती है मंथली, कि हम आपको जो है ना 500 यूरो 600 यूरो भी ग्रांट करेंगे। और इवन जी अजीम साहब, अब ये भी कहिएगा कि IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर के शोबों में इस वक्त हम देखें, नर्सिंग में देख लें, तो इस वक्त जर्मनी को लाखों हुनरमंद अफराद की भी ज़रूरत है। तो वहाँ तालीम हासिल करने के लिए तलबा को कौन से मखसूस कोर्सेज़ जो हैं और फील्ड्स का इंतखाब जो है वो बड़ा केयरफुली करना चाहिए, ताकि वहाँ पर उन्हें फौरी जॉब भी मिले, और अगर वो मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए भी कोई रास्ता निकल सके? देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें आप कोई भी कंट्री उठा के देखें, ख्वाह वो जर्मनी है, ख्वाह वो अमेरिका है, इवन के पाकिस्तान भी अगर हम बात करें, तो इस वक्त जो करंट डिमांड है वो है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड है जर्मनी के अंदर वो एआई की है। उसके साथ साथ फिर साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है, क्योंकि जिस तरह एआई भी इंक्रीज कर रहा है और जिस तरह इंटरनेट यूजर्स जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं, उसी तरह साइबर जी। क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। फिर अच्छा। डाटा साइंस की जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ये आप समझ लें कि हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके पीछे बहुत बड़े डाटा सेंटर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपकी वीडियोस को होस्ट करते हैं। तो उसके लिए डाटा जो साइंस है उसकी डिग्री बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। फिर नर्सिंग की, फिर बायोटेक्नोलॉजी की। तो ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 5-7 ऐसी शोबे हैं जो इस वक्त इन डिमांड हैं और आने वाले एटलीस्ट फॉर अ डेकेड जो है ना ये इन डिमांड रहेंगे। जहाँ तक मेडिकल की बात है, मेडिकल का जो शोबा है वो मेरा ख्याल है कि ताहयात ही इन डिमांड रहेगा, क्योंकि उसमें आपका जो है ना वो टेक्नोलॉजी तो मैटर करती है, लेकिन उसमें जो एक पर्सनल एग्जिस्टेंस है ना डॉक्टर की, नर्स की, वो जो है ना आप उसे माइनस नहीं कर सकते। तो नर्सिंग की डिमांड भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है जर्मनी के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा अजीम, हमें ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि रिसर्च पेपर जो है वो किसी अच्छे जर्नल में शाया होने चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। सपोज़ अगर कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या मैस कॉम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोजेक्ट ही डॉक्यूमेंट्रीज़ है और रिसर्च पेपर जो है वो उस तरह से नहीं है, तो उनके लिए फिर क्या चैलेंजेस आ जाते हैं, उन्हें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, और क्या वो जो अपनी वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उन्हें वो प्रेजेंट करनी पड़ती हैं या उन्हें भी रिसर्च पेपर जो है वो किसी जर्नल में शाया करवाना पड़ता है? देखिए इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। आप आर्ट्स के अंदर यूजुअली जो क्या होता है कि जो आपका सुपरवाइजर है वो आपसे पोर्टफोलियो डिमांड करता है। अब पोर्टफोलियो में डिपेंड करता है कि आप लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि एक आर्टिस्ट है वो पेंटिंग करता है, या एक डिजाइनर है जो सूट डिजाइन करता है। अब वो तो रिसर्च नहीं करेगा ना, वो तो पोर्टफोलियो बनाएगा अपना कि भाई ये मैंने डिजाइन तैयार किया हुआ है, ठीक। ये मेरे जो है ना कुछ भी आप कह लें कि मेरा ये लहंगा है, मेरा पेंट कोट है। इसी तरह जो मीडिया के लोग हैं, आपका पोर्टफोलियो होता है जिसमें आप लोग ये बताते हैं कि मैंने जो है ना वो रिसर्च की है एज अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो फॉर्म के अंदर, और ये मेरी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री है। और फिर डिपेंड करता है कि आप पीएचडी करने किस फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मीडिया की फील्ड है इसके अंदर भी जो है ना आगे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं। सही। और फिर डिपेंड करता है कि आप विजुअल आर्ट्स में जा रहे हैं, आप फिल्म एंड मीडिया के अंदर जा रहे हैं, आप इसमें क्राइम रिपोर्टिंग के अंदर जा रहे हैं, तो जिस फील्ड को आप चूज करेंगे फिर उस पर्टिकुलर फील्ड की रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ेंगी विद द रेलिवेंट प्रोफेसर एंड विद द रेलिवेंट रिसर्चर एंड सुपरवाइजर कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है इस पीएचडी के लिए, वो किस तरह का पोर्टफोलियो मांग रहा है। वो कहता है कि मुझे एक वीडियो भी दे दें आप, मुझे एक मोटिवेशन लेटर भी दे दें आप, और मुझे आपने जो वीडियो बनाई है, जो आपने रिसर्च की है, इसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के ऊपर मुझे आप 5 पेजेस का जो है ना एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दें। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर टू प्रोफेसर, बट ऑब्वियसली हर प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल सही। अजीम, हमें ये भी बताएं कि वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जर्मन एम्बेसी के जो अफसरान हैं, वीज़ा ऑफिसर्स जो हैं, वो स्टूडेंट से किस किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, और इंटरव्यू में कामयाबी के लिए तालिब इल्मों को अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल और जो तालीमी मकासद हैं उनको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए उनके साथ? देखिए 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि तकरीबन दुनिया की हर एम्बेसी ही करती है स्टूडेंट से, और वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं कि आपका जर्मनी जाने का मकसद क्या है। सही है, ऑब्वियसली अगर आपका स्टडी मकसद है तो लेकिन उसके पीछे आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होनी चाहिए। अच्छा। सेकंड, वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जो डिग्री आपने चूज की है ये आपके बैकग्राउंड से कैसे रेलिवेंट है, जो डिग्री आपने लास्ट की हुई थी ये कैसे रेलिवेंट करती है उस डिग्री के साथ जो आप आगे करने जा रहे हैं। थर्डली, जो आप कॉमन एक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तकरीबन हर एम्बेसी ही करती है कि भाई डिग्री कर ली, अब आप क्या करेंगे। अच्छा, फिर 5वां क्वेश्चन यूजुअली आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला हो डार्ट की वेबसाइट से तो यूजुअली क्वेश्चंस कम होते हैं, उस पर फिर आपके ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एकेडमिक होते हैं कि भैया आपने यही डिग्री क्यों चूज की, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, ये वाला सिटी वाला क्यों, वो उन्होंने चेक करना होता है बेसिकली कि बच्चे की रिसर्च कितनी है, क्या वो मिसगाइडेड तो नहीं है, क्या वो अदर मीन्स के लिए तो नहीं आ रहा, उसने प्रॉपर रिसर्च की है, क्या वो स्टूडेंट है भी है कि नहीं। बस उन्होंने ये चेक करना होता है, क्योंकि
स्कॉलरशिप के बाद आपकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब लेकिन उन्होंने ये उनसे- चेक करना ही करना है वीज़ा ऑफिसर ने, और आपका काम है जस्टिफाई करना, और वो आप तभी कर सकेंगे जब आपकी कोई राइट डायरेक्शन हो और आपकी इस मामले में रिसर्च भी हो। बहुत शुक्रिया इस मौजू पर रहनुमाई करने के लिए। अजीम, आप हमारे साथ थे। और बिल्कुल जी, जो ख्वाहिशमंद हैं जर्मनी में जाकर तालीम हासिल करने के, उन्हें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और अपनी प्रोफाइल को भी उसी तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा। प्रोग्राम में भी ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान की वर्सटाइल और सीनियर अदाकारा बुश्रा अंसारी ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी तलाक के हवाले से ऐसे इंकशाफात किए जिन पर हमारे माशरे में आमतौर पर बात नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि उनके साबिक शौहर इकबाल अंसारी पीटीवी के एक बेहतरीन और काबिल डायरेक्टर थे, लेकिन वो अपनी बीवी की शोहरत बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बुश्रा अंसारी ने यह भी कहा कि लोग बुरे नहीं होते, बस मुख्तलिफ होते हैं। वो मसाइल से जान छुड़ाना चाहती थी और तलाक हो गई। क्या एक दूसरे पर एतमाद की कमी थी? मोहब्बत को मुकाबले में बदलने से बचा कैसे जा सकता है? इसी अहम समाजी और नफ्सियाती मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैच मेकर और रिलेशनशिप कोच शाजिया रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अदाकारा बुश्रा अंसारी ने अपनी तलाक की जो वजूहात बताई हैं और ये कहा कि उनके शौहर उनकी शोहरत बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकता है, आप किस तरह से ये जज कर सकते हैं और नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि वाकई प्रॉब्लम यही है, उनकी शोहरत से जो है उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है या किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, बुश्रा अंसारी साहबा एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत अरसे उनकी शादी रही है और कामयाब भी रही है, जब तक लोगों को जी। नहीं पता था या उन्होंने खुद नहीं बताया। आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जी। आप उनके बहुत क्लोज हो। किसी भी कपल को आप इस बात, सिर्फ ये एक रीजन नहीं हो सकता कि वो अपनी वाइफ की शोहरत से परेशान थे या खाइफ थे या उससे खौफजदा थे। बहुत सारे रीजंस मिलके किसी भी एक डिवोर्स की तरफ जाते हैं या एक फाइनल डिसीजन की तरफ से जाते हैं। तो इस पे कोई एक पॉइंट उनके नजदीक हो सकता है, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं नहीं समझती कि सिर्फ यही एक बात हो सकती है। बहुत सारे लोग अपनी बीवी की शोहरत से खौफजदा होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी बाकी के जो एलिमेंट्स या फैक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एज अ कपल या एज अ हस्बैंड। तो पर्सनली और प्रोफेशनली मैं नहीं समझती कि सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है जी, किसी भी कपल के दरमियान डिवोर्स। बिल्कुल सही है। यानी ये एक रीज़न नहीं हो सकता है, और भी बहुत सारी वजूहात होंगी। शाजिया साहिबा, बिल्कुल ये तो चले शोबिस का कपल था और उनके दरमियान सेपरेशन हो गई। हम शोहरत की बात कर रहे हैं कि दोनों में से किसकी ज़्यादा, लेकिन आम तौर पर आम घरानों में अगर हम देखें तो इस बात में भी मुकाबलेबाजी होती है कि मैं ज़्यादा कमाती हूँ या वो कहता है मैं ज़्यादा कमाता हूँ, शौहर कहता है। तो इसको किस तरह से आप अपने रवैयों के साथ बैलेंस कर सकते हैं कि आपका जो घर है वो ख़राब ना हो और जो आपस की राइवलरी है वो बहुत ज़्यादा जो है वर्स ना हो जाए? देखिए, अगर हम इसको शुरू से देखें ना तो ये बात स्टार्ट होती है कि आप शादी करने किस पे जा रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी से शादी करने जा रहे हैं और आप उसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ फीमेल या एज अ मेल, तो आपको उसको के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके मैं हमेशा अपने हर शो में ये बात करती हूँ कि आप कोई 10 सवाल ज़रूर अपनी ज़िंदगी के या फ्यूचर के लिए तैयार करके रखें। तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर से पूछें कि आप अगले 5 साल में हमें या मुझे अपने साथ कहाँ देखते हैं। लेट्स से कि हस्बैंड कहता है कि जी मैं तो अब्रॉड मूव कर जाऊंगा, ठीक है। अब वो अब्रॉड मूव कर जाऊंगा मैं, तो अब अगर वो लड़की जो उससे शादी करने जा रही है या उसको कंसीडर करिए, वो ये नहीं पूछती और वो ये अज्यूम कर लेती है कि वो जो मूव कर रहा है अब्रॉड वहाँ मैं भी होंगी। जरूरी तो नहीं है, बहुत सारे लोग अकेले भी मूव करते हैं जी। और वो फीमेल को ये समझते हैं कि जी आप मेरी फैमिली के साथ रहेंगे। या आप ये समझते हैं कि जी अगर मैं अभी जॉब करती हूँ तो क्या आप मुझे अपना करियर कंटिन्यू करने देंगे। या ये सवाल अब की जनरेशन ये सवाल जरूर पूछती है कि जी मेरी जो इनकम होगी वो मेरी सेविंग होगी या वो मैं आपके घर की किसी चीज में स्पेंड नहीं करूंगी। कुछ लोग ये समझ के बात करते हैं मेल साइड से कि जी उनका जो स्पाउस है या उनकी फीमेल है वो उनका एक हेल्पिंग हैंड बनेगी और वो ये कहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी वर्किंग लेडी या लड़की चाहिए जो हमारे साथ हर चीज में शाना बशाना चल सके। तो ये चीजें जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है कि जी मैं ज्यादा कमा रही हूँ या आप ज्यादा कमा रहे हैं। फिर ये होता है कि हम ज्यादा अर्न करें, जहाँ हम आ जाते हैं वहाँ सारे मसले सारे है ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं।
यानी आप पहले से ही जो है इस मामले में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और देख लें कि एक दूसरे का प्रोफेशन क्या है और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये ज़रूरी है ज़्यादा। एग्जैक्टली ताकि आपको ये पता हो कि आपको इस रास्ते पे चलना ही नहीं है। अजम्पशंस पे तो अब दुनिया नहीं चलती। अब 2026 है, लोग सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन बहुत हद तक आप सेफ्टी साइड पे आ जाते हैं। कल को आप बैठ के ये बात कर सकते हैं, इवन आप अपने निकाहनामे में लिखवा सकते हैं कि मेरा जेब खर्च ये होगा। तो अब अगर कोई ये कहे कि तुम तो खुद इतना अर्न कर रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है, तो वो आपकी एक चीज रिटर्न में भी होती है, बड़ों के सामने भी होती है, आप एक दूसरे को भी जवाब दे होते हैं। ये नहीं होता कि जी तुमने खुद सोचा था। बहुत सारे मर्द भी ऐसे होते हैं जो जी। बहुत अच्छी इनकम होती है, मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को एक बहुत लिमिटेड खर्चा देते हैं और चीजें करते हैं। तब भी औरत जाके ये बात कर सकती है कि जी मैं इसलिए जॉब करना चाहती हूँ या मैं इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए जाना चाहती हूँ। तो ये चीजें आपकी जितनी क्लियर होती है उतना आपकी आगे की लाइफ के लिए अच्छा होता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाजिया साहिबा, अगर हम ये भी देखें तो नफ्सियात ये कहती है कि एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के 3 अहम पिलर हैं, जिसमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, प्रेस करना, ट्रस्ट करना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। इस पर जो है वो पूरा रिश्ता खड़ा होता है। अगर किसी रिश्ते में शौहर या बीवी की तरफ से कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह लें वो हो, तो इस टॉक्सिक माहौल को ख़त्म करने के लिए इब्तदाई काउंसलिंग जो है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आई बिलीव कि कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, आप जितना बात करते हैं उतनी चीजें क्लियर होती है, लेकिन सम टाइम एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप कहते हैं कि नहीं जी ये कम्युनिकेशन काम नहीं आ रही, या वन साइडेड जेस्चर या वन साइडेड मोहब्बत या वन साइडेड एतमाद काम नहीं आ रहा। किसी भी एक पार्टनर में इनसिक्योरिटी डेवलप हो चुकी है, तो फिर आपको दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, आपको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये इसकी बीमारी है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। और हमारे घर में कोई भी बीमार होता है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ठीक है, तो पार्टनर को भी आप काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, जिसके पास भी आप लेके जा सकते हैं। आप बेहतर समझते हैं कि किस स्टेज पे, तो काउंसलिंग से ये चीज स्टार्ट हो सकती है। और मैरिज काउंसलर इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई खुदा ना खासा किसी के पास जाते हैं और वो कहता है कि नहीं जी आप बस फौरन, वो तो लॉयर भी नहीं कहता कि आप डिवोर्स ले लें। वो आपसे ये चीज आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, और आमने सामने बैठ के भी क्या आप इस चीज में आप में इतनी ऑडेसिटी है कि आप दूसरे, बहुत सारे लोग किसी पार्टनर की एब्सेंस में बातें करते हैं कि जी मेरी वाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड नहीं करता, लेकिन जब आप उनको आमने सामने बिठाते हैं तो स्ट्रेंज बिहेवियर होता है कि वो कहते हैं नहीं जी ये बात तो मैंने कही नहीं। तो कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन किसी और की या अजम्पशंस, वो चीजें भी बहुत एक खतरनाक रोल प्ले कर देती हैं। चीजें इतनी बड़ी होती नहीं है जब आप किसी से बात क्लियर करने बैठते हैं। बिल्कुल, इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि रिलेशन को आप डिजॉल्व करें। शाजिया साहिबा, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो चलें, ये तो एक हो गया ना कि माली एतबार से हम देखते हैं कि सुपीरियर कौन है या ये इस तरह की बातें आ जाती हैं। कुछ ये भी होता है कि पर्सनैलिटी के अंदर ट्रेड्स भी होते हैं, कोई फ्लेक्सिबल नहीं होता दोनों पार्टनर्स में से, और एक समझता है कि जनाब मैं तो हर वक्त सही हूँ, चाहे वो गलत काम भी कर दे, लेकिन वो शायद इस खप्त में मुब्तला होता है कि मैं जो कह दूँ या जो कर दूँ तो वो सही है, वो हरफ आखिर है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। ये कितना डैमेजिंग होता है किसी भी रिलेशन के लिए? अगेन देखिए, आप जो बात है कि आप जब किसी को कंसीडर कर रहे हैं तो आप उसके साथ अगर 4 सीजन्स नहीं गुजार सकते, एटलीस्ट आप उसके साथ कोई छोटा सा एक सफर कर सकते हैं, कोई फैमिली पिकनिक अरेंज हो सकती है, या अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है आप उसे गुस्से की हालत में तो डेफिनेटली देख ही सकते हैं। पैसे का लेन देन भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपको पता चल जाता है कि उसका पर्सनैलिटी का ट्रेट जो है वो कितना डोमिनेटिंग है। ये फीमेल्स में भी हो सकता है, और या तो आप उस रेड फ्लैग को पहले देख लें और आप पीछे हट जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 80% चीजें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं और आपके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं जी, तो अगेन ये तो टाइम के साथ होता है। आप किसी को बदल नहीं सकते, वक्त के साथ होता है और बदल नहीं सकते आप। ये चीजें जो हैं वो पहले देख सकते हैं और बेहतर ले सकते हैं, क्योंकि आप उस वक्त उस पोजीशन में होते हैं। बाद में कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया शाजिया रहमान साहिबा आपके वक्त का
और अभी एक ख़बर आपके साथ शेयर कर दें जो कि आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर आप भी पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में किराए का घर तलाश कर रहे हैं तो ये ख़बर जो है जनाब आपके लिए ही है। आमतौर पर हफ्तों महीनों की कोशिश के बाद जब बजट के मुताबिक घर मिल जाता है तो किराएदार सुकून का सांस लेते हैं और जल्दबाजी में मुआहदे की तहरीर पड़े बगैर ही अक्सर दस्तखत कर देते हैं। कानूनी माहिरीन इस बारे में आपको वार्न करते हैं कि किराए के मुआहदे में लिखी गई 3 अहम शराइत को शिकों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, और अगर कर दिया तो बाद में संगीन माली तनाज़ात खड़े हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी एडवांस रकम की वापसी की वाज़ेह शराइत लिखें कि मालिक मकान कितने दिनों में रकम वापस करेगा। दूसरी अहम चीज़ है लॉक इन पीरियड, जिसके तहत अगर आप मुकर्ररा वक्त से पहले घर खाली करेंगे तो बकिया महीनों का किराया भी देना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ आ जाती है मेंटेनेंस और सोसाइटी के सर्विस चार्जेस कि वो कौन पे करेगा। इसके अलावा अगर कोई कारोबारी मकसद या फिर दफ्तर के लिए जगह किराए पर ले रहा हो तो उसे 3 मज़ीद चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए, जिनमें हर साल किराए में होने वाला इजाफा, देखभाल के चार्जेस, बिजली, पानी और मुश्तरका जगहों के इस्तेमाल के बिल शामिल हैं। तो माहिरीन के मुताबिक ज़ुबानी वादों की कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए हर ज़रूरी मामले को तहरीरी मुआहदे का हिस्सा बनाएं ताकि बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जनाब, कोई किराएदार अगर आप रख रहे हैं तो आपने जनाब वो जो किरायानामा है वो आपने ज़रूर जमा करवाना है थाने के अंदर, ताकि पुलिस को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कि कौन शख्स है, कहाँ से आया है और कहाँ रिहाइश पजीर है और इसका क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो आप घरों में मेड्स रखते हैं जिन पर आप अंधा एतमाद करके उन्हें रख लेते हैं, हायर कर लेते हैं, उनकी भी आपको वेरिफिकेशन जो है वो करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से ऐप्स भी मौजूद हैं, आप मुतल्लिका थाने से भी उनकी ID कार्ड की कॉपी लेकर रुजू कर सकते हैं ताकि वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक करके आपको बता सकें कि क्या ये लोग किसी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं है। ये बहुत बेनिफिशियल है। देखने को तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह ने